हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ पराक्रम सीरीज। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 9 ऑफ आई एंड आईएफएस ऑफ जेआईबी एग्जाम इसको डिस्कस कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, सीरीज में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर उसके थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस करते हैं। सो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, व्हाट आर द topics which can come in the exam for sure, and is this chapter 9 a very important chapter for the exam? ये सारे क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे in this video. Before moving ahead, let me tell you JIB एग्जाम के previous year questions, most important topics and most important MCQs के PDF हमने provide किए हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सकते हैं. You can download them by clicking the link given in the description. ओके तो यहाँ पर हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एग्जाम. एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आ जाते हैं. एंड देयर आर 3 मेन ऑर्गेनाइजेशन जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. So this is your first question. Which among the following statement is correct with respect to special drawing rights? ठीक है, SDR was created as a supplementary international reserve asset. ये पहला आपका ऑप्शन है कि SDR जो है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट की तरह बनाया गया था. SDR is a unit of account of IMF and other international organizations. Collapse of Bretton Woods system in 1973 increased reliance on the SDR as a global reserve asset. SDR is neither a currency nor a claim on IMF. ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको जून में 2024 में पूछा गया. SDR की अगर हम बात करें, व्हाट इज SDR? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा क्रिएट किया गया. ये एक ऐसा इंटरनेशनल रिजर्व एसेट इसे कहा जा सकता है. इंटरनेशनल इसी क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज एचडीआर जो है इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर एनी करेंसी ऑफ द वर्ल्ड. इसको एक्सचेंज करके डॉलर ले लो, इसको एक्सचेंज करके रुपीस ले लो, इसको एक्सचेंज करके कोई और करेंसी येन रेंडन भी कुछ भी ले लो. ठीक है, दैट इज एचडीआर. सो इट इज इंटरनेशनल एंड ये रिजर्व एसेट है. ठीक है, अगर आपके पास इतने 10 SDR है तो आप उसका इक्विवेलेंट जो है फॉरेन करेंसी या रुपीस वगैरह एक्सचेंज कर सकते हैं. एंड ये एसेट है बिकॉज ये आप यूज कर सकते हैं इन एक्सचेंजेस. ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सचेंज यू कैन यूज. एंड इसको रखने से आपको क्या मिल रहा है? फाइनली मनी जो है एक्सचेंज करने को मिल रहा है. सो दैट इज वी कैन से इट इज अ सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट. ओके, इसके साथ साथ SDR सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ द IMF. ठीक है, तो पहला मैंने बताया कि ये एक रिजर्व एसेट है बिकॉज आप ये डिफरेंट करेंसीज के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं. दूसरा है इट सर्व्स एज द यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ द IMF एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. श्योर, क्योंकि ये जो है एक तरीके से आप एक्सचेंज कर सकते हैं. यूनिट ऑफ अकाउंट यानी कि इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर अदर करेंसीज. तो यस, ये एक यूनिट ऑफ अकाउंट है. यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब क्या आप इसे एक्सचेंज कर सकते हैं. यस. Collapse of Bretton Woods system 1973 में increased the reliance on the SDR as a global reserve asset. ठीक है, ब्रेटन वुड सिस्टम 1973 में जो कोलैप्स हुआ तो उससे SDR पर ज्यादा जो है निर्भर होने लगे. तो सबसे पहली बात तो ब्रेटन वुड सिस्टम क्या है? ब्रेटन वुड सिस्टम डॉलर बेस्ड सिस्टम था. एंड इसको जो है यहाँ पर हो ये रहा था कि डॉलर्स अगर किसी के पास हैं तो दे हैव टू मेंटेन सम गोल्ड और साथ में कुछ और रिजर्व्स मेंटेन करने, तभी वो डॉलर्स रख सकते हैं. ऐसा ऐसी चीजें थी. तो इसको सपोर्ट करने के लिए SDR लाया गया कि हाँ भाई, जो डॉलर्स है ये रखने के लिए सामने आपको SDR भी रखना होगा, इस तरीके की चीजें. बट SDR जो है ये लेटर ऑन अगर हम देखें, ये सिस्टम कोलैप्स हो गया, यानी कि डॉलर रखना, ये रखना, वो रखना जरूरत नहीं है. और उसके बाद SDR का जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो गया 1973 के बाद. तो यहाँ पे कहा जा रहा है इंक्रीज रिलायंस. तो दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. SDR कोई करेंसी नहीं है, ना कोई क्लेम है IMF पे. यू कैन ओनली यूज इट टू एक्सचेंज थिंग्स. ठीक है, एक्सचेंज द करेंसीज, ये है. कोई करेंसी खुद में नहीं है, ये एक रिजर्व एसेट है खाली. तो 1, 2 and 4 आर द करेक्ट आंसर्स. सो सी विल बी द राइट आंसर हियर. ठीक है, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड, रीजनल कोऑपरेशन से रिलेटेड हम देखते हैं. अब यहाँ पे अगर आप देखो, द फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो पूरा एरिया है ब्रेटन वुड्स में माउंट वॉशिंगटन होटल में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑब्वियसली इन USA. ठीक है, न्यू हैम्पशायर नाम की जगह पे. और यहाँ ये कॉन्फ्रेंस का नाम था यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस. ये कब हुआ था? जब अपना सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर है ये एंड हो गया था, उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस हुई थी कि भाई इस तरह के वर्ल्ड वॉर्स की वजह से 2 इफेक्ट्स हो रहे हैं. पहला इफेक्ट ये हो रहा है कि जो यूरोप है
वेस्टर्न यूरोप विच इज अ वेरी डेवलप्ड एरिया राइट नाउ, ये वेस्टर्न यूरोप एक्चुअली पूरी तरीके से वॉर टॉर्न एंड कोलैप्स था एट दैट टाइम, तो इसे रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। दूसरा ये था कि जो डिफरेंट नेशंस हैं, डेवलपिंग नेशंस हम कह सकते हैं, या फिर ऐसे नेशंस जो कि किसी और कंट्री के राज के अंदर थे, कॉलोनीज थे, तो दे आल्सो नीड डेवलपमेंट। तो ये दो चीजें थी, तो इनसे रिलेटेड मनी कहाँ से आएगा, तो वो सप्लाई करेंगे थ्रू द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। 45 एलिड नेशंस यहाँ पर आए, ब्रेटन वुड्स नाम की जगह न्यू हैम्पशायर यूएसए में ये इकट्ठा हुए, और पहला जो इन्होंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने का सोचा, दैट वाज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी नाम से, एंड लेटर ऑन आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको लेकर आए। अब इस चीज से रिलेटेड ग्लोबल इंटीग्रेशन का रिक्वायरमेंट यहाँ पर था, तो दैट वाज द मेन एम ऑफ दिस पर्टिकुलर मीटिंग, ठीक है, कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हम देख रहे हैं। फर्स्ट इज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी। तो इंटरनेशनल बैंक है ये, ठीक है। मेन रीजन रिकंस्ट्रक्शन, किसका रिकंस्ट्रक्शन, वेस्टर्न यूरोप का, और डेवलपमेंट किसका, डेवलपमेंट ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, ठीक है। तो दिस वाज द मेन एम ऑफ कमिंग अप विद आईबीआरडी एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो मनी है इन द एंटायर इंटरनेशनल इकोनॉमी, उसे मैनेज करने के लिए लाया गया। अभी IBRD एंड IMF को टुगेदर दे आर कॉल्ड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना था, विच टू इंस्टीट्यूशंस आर पार्ट ऑफ द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, IBRD एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IBRD लेटर ऑन वर्ल्ड बैंक कहलाने लगा, तो वर्ल्ड बैंक एंड IMF ये दो आपके जो है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। अब IMF की बात करें, IMF लार्जेस्ट पब्लिक लेंडर ऑफ फंड्स इन द एंटायर वर्ल्ड, और IMF की मेंबरशिप ओपन है टू एनी काइंड ऑफ कंट्री, ठीक है, जो फॉरेन पॉलिसी एंड अदर चीजें कंडक्ट करता है। आईएमएफ मनी लेता है डिफरेंट कंट्रीज से, और आईएमएफ का काम है कि आगे हम फंक्शंस देखेंगे, मेनली लोन्स, या फिर कोई कंट्री जैसे 1991 में इंडिया जो है बहुत ही बुरे सिचुएशन में था, इंडिया के पास डॉलर्स ही नहीं थे, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, तो ऐसे कंट्रीज को हेल्प करना एंड पुअरेस्ट कंट्रीज को लोन्स प्रोवाइड करना, ये सब चीजें काम है। तो कोटा सब्सक्रिप्शंस, आईएमएफ में जितना आप मनी जमा करोगे उतना आपका कोटा होगा, उतना आपको एसडीआर एलोकेशन किया जाएगा। तो एसडीआर का हमने डिस्कस किया, एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, जितना आपने मनी जमा किया उसका उतना प्रोपोर्शनेटली एसडीआर आपको एलोकेट किया जाएगा, सो दैट यू कैन टेक एंड बाय फॉरेन करेंसी जो एक्सचेंज कर सको। कोटा आपके साइज ऑफ इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। अब ये चलाया कैसे जाता है, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा चलाया जाता है, ये जो आईएमएफ है। चलाया यानी कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, एंड ईयरली एक बार ये मिलते हैं, ईयरली बेसिस पे। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है आईएमएफ का। इसमें हर एक कंट्री से एक गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर मतलब ग्रुप ऑफ गवर्नर्स होंगे, इसमें हर एक कंट्री से एक एक गवर्नर, एक अल्टरनेट गवर्नर को चुना जाता है और यहाँ पर सेंड किया जाता है, ठीक है। तो वन गवर्नर फ्रॉम ईच कंट्री एंड वन अल्टरनेट गवर्नर फ्रॉम ईच कंट्री आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक गवर्नर यहाँ पर जो जाएगा, तो ये गवर्नर एक्चुअली लाइक इंडिया में अगर हम देखें तो दिस इज द फाइनेंस मिनिस्टर, एंड अल्टरनेट गवर्नर कौन है इंडिया की तरफ से जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, दैट इज द आरबीआई का जो चेयरमैन है, ठीक है। तो दे फ्रॉम ईच मेंबर कंट्री ये जाते हैं। अब ये ईच मेंबर कंट्री से जो गवर्नर्स यहाँ पर गए हैं, तो वो सब मिलके बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाते हैं। लेट्स से बोर्ड ऑफ ये कंट्री का गवर्नर अगर प्रेजेंट नहीं है या फिर बीमार है या फिर ऐसा कुछ, तो अल्टरनेट गवर्नर विल गो। अब ये तो हो गया कि डिसीजन मेकिंग बॉडी ईयरली एक बार मिलती है। अब डे टू डे एक्टिविटीज कौन देखता है, तो एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इनका, तो दैट टेक्स केयर डे टू डे एक्टिविटीज को। 24 डायरेक्टर्स एंड मेंबर कंट्रीज इसमें हैं। इसके साथ साथ ब्रेटन वुड्स सिस्टम 1973 में कोलैप्स हुआ, तो एसडीआर का इंपॉर्टेंस भी कम हो गया। तो एसडीआर एक सॉरी जो आईएमएफ है इसका, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें इंडिया भी प्रेजेंट था, इंडिया वाज आल्सो प्रेजेंट इन एट न्यू हैम्पशायर। और साथ के साथ स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है वो यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेमनिंबी, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के रेट्स पे डिपेंड करता है। 2.75% कोटा इंडिया को मिला हुआ है, एंड फाइनेंस मिनिस्टर एंड जो हमारे आरबीआई गवर्नर है, ये गवर्नर एंड अल्टरनेट गवर्नर होते हैं इन दिस ग्रुप ऑफ आईएमएफ, ये हम पहले देख चुके हैं। नाउ व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसमें हम कह सकते हैं सर्वेलेंस ओवर द मेंबर कंट्री इकोनॉमिक पॉलिसीज। हमने आईएमएफ के बारे में देख तो लिया, व्हाट आर द फंक्शंस। फाइनेंसिंग टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स, पॉवर्टी को कॉम्बैट करना लो इनकम कंट्रीज में, एंड एक्सटर्नल फाइनेंस को मोबिलाइज करना कि बाहर कंट्रीज से फाइनेंस मिल रहा है या नहीं, लाइक इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं या नहीं, दैट इज वन वे।
सर्वेलेंस ओवर मेंबर कंट्रीज, यस ये किया जा सकता है IMF के द्वारा, इसको ये राइट्स मिले हुए हैं। जब भी मेंबर कंट्री बनता है दे कैन डू सर्वेलेंस। सर्वेलेंस यानी कि देख सकते हैं सही डायरेक्शन में जा रहा है नहीं, एंड देन एडवाइस। टेम्पररी बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स को जो है फाइनेंस करने का काम भी इनका ही है। लाइक इंडिया को रिक्वायरमेंट था बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि डॉलर्स के, तो IMF हेल्प। पॉवर्टी में जो कंट्रीज है उनको हेल्प करना, एंड बाहर से फाइनेंसिंग मिले इस चीज को इंश्योर करना। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर द फंक्शंस, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। IMF के और क्या फंक्शंस है? सर्वेलेंस ओवर मेंबर कंट्रीज के इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स, लाइक इंडिया को 1991 में चाहिए था, IMF हेल्प। लो इनकम कंट्रीज को पॉवर्टी कॉम्बैट करने के लिए भी यही हेल्प करता है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, बाहर कंट्रीज से फाइनेंसिंग चाहिए तो वो भी IMF प्रोवाइड करता है। साथ में इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है IMF, यानी कि किसी को मनी की रिक्वायरमेंट है, किसी को लोन की रिक्वायरमेंट है, किसी इंटरनेशनली जो डॉलर, रुपये एंड वेरियस अदर एक्सचेंज रेट्स है करेंसीज के, ये सब मैनेज करने का काम IMF का है। ग्लोबल सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स, दैट इज SDR को सप्लाई करने का काम भी IMF का है। वी हैव ऑलरेडी सीन। टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। इन्फॉर्मेशन एंड रिसर्च IMF प्रोवाइड करता है। नाउ वर्ल्ड बैंक्स एक्टिविटीज आर फोकस्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग फील्ड? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, गवर्नेंस, इंडिया में इतने सारे स्कीम्स है। मेनी स्कीम्स में यू विल सी कि वर्ल्ड बैंक ने अपना थोड़ा सा जो है फंडिंग दिया हुआ है। तो यस, वर्ल्ड बैंक इज इंक्लूडेड इन ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज, सो डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1945 में आया, मेनली वेस्टर्न यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए एंड बाकी कंट्रीज को डेवलप करने के लिए। देयर आर 5 ऑर्गेनाइजेशंस इन वर्ल्ड बैंक। पहला, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फाइनेंस यानी कि प्रोवाइडिंग लोन्स कमर्शियल यानी कि प्राइवेट सेक्टर को। इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर रहा है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट लोन्स इंडिया को ही मिलते हैं। 1960 में IDA आया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, पोरेस्ट नेशंस को हेल्प करने के लिए। ये लॉन्ग टर्म लोन्स देता है 25 to 40 ईयर्स के, वो भी सॉफ्ट लोन्स यानी कि बहुत ही कम इंटरेस्ट पे। तो ये पूरेस्ट ऑफ द पुअर कंट्रीज को हेल्प करने के लिए लाया गया है। मेंबर्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, ये कहीं से लोन लेना ऐसे चीज है फिर आगे फॉरवर्ड करना ऐसा नहीं करता। मेंबर कंट्रीज जो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको यूज करता है। तो 1966 में ICSID लाया गया, और ICSID इज एक्चुअली द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेट से कोई कंट्री के पीपल ने किया है बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, तो डिस्प्यूट होगा, उसको सेटल करने के लिए ICSID। तो इंडिया इसका भी फाउंडिंग मेंबर रह चुका है, बट इंडिया इज नॉट इवन अ मेंबर ऑफ ICSID। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर तो दूर की बात है। फाउंडिंग मेंबर यानी कि जब ये बना था उस कॉन्फ्रेंस में भी अगर कोई है, इंडिया प्रेजेंट था, तो इट इज कॉल्ड फाउंडिंग मेंबर। 1970 में वर्ल्ड बैंक का एम चेंज हो गया बिकॉज रीबिल्डिंग वेस्टर्न यूरोप, अब वेस्टर्न यूरोप तो रीबिल्ड हो ही चुका है 1970s तक, तो इसका एम एंडिंग पॉवर्टी हो गया। 1988 में मिगा आया, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो अगर कोई कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो मिगा विल गारंटी, ठीक है करो करो, नो प्रॉब्लम, प्रॉफिट होगा, नो आई विल गारंटी, नहीं होगा तो आई विल गिव यू द मनी। तो दैट इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है? नॉन कमर्शियल पॉलिटिकल रिस्क से। ठीक है, लाइक इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करना, गारंटीज प्रोवाइड करना, दैट इज व्हाट इज द एम। तो गवर्नमेंट्स को एडवाइस भी करता है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो दीज आर द 5 ऑर्गेनाइजेशन। IBRD तो हमने देख ही लिया, देन IFC, IDA, इन तीनों का जो इंडिया है फाउंडिंग मेंबर एज वेल एज मेंबर है। मिगा का इंडिया मेंबर है बट फाउंडिंग मेंबर नहीं है। जब 1988 में बनाया गया था इंडिया उस कॉन्फ्रेंस में नहीं था। ICSID का इंडिया मेंबर ही नहीं है, फाउंडिंग मेंबर तो दूर की बात। अब इंडिया में वर्ल्ड बैंक ने एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, अपना खुद का ऑफिस 1957 में, सड़क योजना वगैरह में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। फॉर दैट सेक इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम इट हैज कंट्रीब्यूटेड। सो IMF इज अ सिंगल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को संभालना, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बेल आउट, लाइक इंडिया को उसने इस इश्यू से निकाला था 1991 में, इस तरह की चीजें इसका काम है। एंड कोटा सब्सक्रिप्शन के थ्रू इसको फंडिंग किया जाता है। 5 इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप है वर्ल्ड बैंक। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेन वर्क है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी हेल्प करता है। IBRD, IFC बोरो करते हैं वाइल IDA को डोनेशंस मिलते हैं। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? 2 ऑर्गेनाइजेशंस देख लिए, थर्ड वन टू फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन, नाम में पता चल रहा है ट्रेड रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ एग्रीमेंट्स विद मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, इंक्लूडिंग मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। यस, डिफरेंट कंट्रीज के बीच जो ट्रेड हो रहा है इससे रिलेटेड आप देख रहे हो बहुत सारे डिस्प्यूट्स एंड इश्यूज आते हैं, तो एग्रीमेंट कर लेते हैं ये थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ WTO, सो दैट ये डिस्प्यूट्स ना आए, फिर भी आते हैं। ठीक है,
सर्व एज अ फोरम ऑफ फॉर नेगोशिएटिंग, तब नहीं फिर भी आएंगे तो WTO के थ्रू नेगोशिएट करेंगे क्या बेस्ट रहेगा। ओवरसी द मैकेनिज्म टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर्स एंड मॉनिटर ट्रेड पॉलिसीज, ठीक है। तो मेंबर्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स उनको रिजॉल्व करने से रिलेटेड क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, एंड ऑल्सो ट्रेड पॉलिसीज को मॉनिटर करना इसका एक काम है। एंड फाइनेंस टेम्पररी बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स, ठीक है। तो इसमें से क्या सही है, तो WTO एक्चुअली टेक्स अप ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड यहाँ पर देखिए, हाँ लास्ट वाला जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स, ये कौन फाइनेंस कर रहा है, IMF फाइनेंस कर रहा है, नॉट WTO, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के टाइम पे इंडिया को किसने हेल्प किया था, WTO, IMF ने। तो दिस इज नॉट देयर, बट दीज थ्री आर देयर, फोरम फॉर नेगोशिएटिंग, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, ये सब करना WTO का काम है, साथ में एग्रीमेंट्स का बेसिस जो है WTO। तो WTO वी कैन टेक द एग्जांपल कि लेट्स से चाइनीज प्लास्टिक इंडिया में आ रहा है एंड इंडियन पीपल भी प्लास्टिक बना रहे हैं, तो विच वन यू विल बाय, इसका रेट 60-65 होगा तो क्या बाय करोगे आप, यही वाला ना, जितना भी पेट्रियोटिज्म हो यू विल बाय चाइनीज वन ओनली। तो इसको कैसे इंडियन गवर्नमेंट टैकल कर सकती है, क्योंकि इसका तो लॉस हो रहा है इंडियन पर्सन जो ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट इस पे टैरिफ्स, कोटा या फिर नॉन टैरिफ बैरियर लगा सकती है। टैरिफ मीन्स इसका कॉस्ट पे थोड़ा सा जो है, लेट्स से 6 रुपीज एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया तो 66 हो गया। नाउ व्हाट यू विल बाय, इंडियन। कोटा इज 10 से ज्यादा बकेट जो है इंडिया में नहीं आएंगे चाइनीज, तो 10 आपने 60 के खरीदे, बाकी जो है 65 के ही अवेलेबल है। नॉन टैरिफ बैरियर इसकी, ये जो बकेट है इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो ये सब हेल्प करते हैं इन रेस्ट्रिक्टिंग द ट्रेड। अब WTO आया था 1948 में, पहले एक एग्रीमेंट था सारे कंट्रीज के बीच 1948 में, इंडिया को जैसे आजादी मिली उसके बाद हम पहुंच गए वहां पे 1948 में, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। सो इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ GATT एग्रीमेंट। एंड 1995 में WTO आया, तब इंडिया उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस और जो नेगोशिएशन उसका भी पार्ट था, मीटिंग्स का। तो इंडिया इज ऑल्सो फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO, ठीक है। उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन, इस मीटिंग के थ्रू बहुत सारे कंट्रीज एक साथ आए थे, एग्रीमेंट किया था। और एक राउंड ऑफ नेगोशिएशन इन अ कंट्री कॉल्ड उरुग्वे, साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहां पे वो किया, और इन्होंने कहा कि एक टॉप बॉडी की जरूरत है, WTO लेकर आए। इसके हेडक्वार्टर जेनीवा में है, और इसका WTO का टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, गवर्निंग काउंसिल है, जिसमें बहुत सारे पीपल, बहुत सारे जो कंट्रीज हैं WTO के पार्ट है, उसके सारे हेड्स आकर यहाँ पे बैठते हैं, दे डिसाइड कि व्हाट शुड बी डन। अब इनके डिसीजन से काफी चीजें आई हैं कि पैकेज ऑफ वेरियस एग्रीमेंट्स आए हैं WTO के प्लेटफॉर्म के अंडर, जिनको फॉलो करते हैं इंटरनेशनली, ट्रेड रिलेटेड, मल्टीलेटरल नेगोशिएशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट, एंड एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। ओके, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। तो एज वी कैन सी कि WTO का फाउंडिंग मेंबर इंडिया रह चुका है 1948 में, और GATT का भी फाउंडिंग मेंबर इंडिया रह चुका है। एंड 2001 में इंडिया को मोस्ट आउटस्पोकन, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके राइट्स के लिए फाइट किया था इंडिया ने, ये ठीक है। तो डिफरेंट एग्रीमेंट्स जो कि इस प्लेटफॉर्म के अंडर हमने किए हुए, वो कौन से हैं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर से रिलेटेड जो हमने देखा था, ठीक है। ट्रिम्स इज ट्रेड रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट किया हमने। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, फॉर एग्जांपल आपने कोई US गाना है पर अपना खुद का लिरिक्स डाल के उसे पब्लिश कर दिया, तो दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज दैट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर बहुत ही रिक्वायर्ड है, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, जहां पर आप ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर थिंग का जो है क्वालिटी अच्छा नहीं है, अगर कहोगे तो इस एग्रीमेंट के बेसिस पर कहेंगे, इसमें जो दिया है उसके हिसाब से, नॉट आउटसाइड दिस। मल्टी फाइबर एग्रीमेंट रिलेटेड टू इंटरनेट एंड वेरियस अदर कनेक्शंस। Now there's one more question. South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC, has been founded in 1985. Where? कहाँ पर? ठीक है। सो काठमांडू नेपाल, न्यू दिल्ली इंडिया, इस्लामाबाद पाकिस्तान, इसमें से कौन सा सही है? सो द करेक्ट आंसर इज ए, काठमांडू नेपाल में फाउंड किया गया था। ओके, तो अगेन दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। और सार्क की अगर मैं बात करूं, इन दिस देर आर लाइक 8 कंट्रीज, एंड ये जो है MBBS स्पेन, इस तरीके से आप ये 8 कंट्रीज को याद रख सकते हैं। सार्क इज अ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है, तो दैट इज वाई थोड़ा सा मैंने सोचा शायद क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, India and Nepal. These are the 8 countries which are part of the SAARC. ठीक है, SAARC, and the headquarters are in Kathmandu, Nepal. This is what you can remember. This is a homework question. Do let me know the answer in the comment section. ये पिछले सेशन में पूछा हुआ था. Which among the following is indicator of developing country? Human Development Index. Developing countries में development related बात होती है,
बट ग्रोथ रिलेटेड नहीं होती है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इंक्रीज, डेवलपमेंट इंक्रीज जो हो रहा है, लेट्स से जीडीपी में ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है उसकी तो बात चल रही है, बट साथ के साथ किसको इसका बेनिफिट हो रहा है उसकी भी बात हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी वगैरह की भी बात होती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सब कुछ ही बात रिलेटेड बात होती है। तो यस, दिस इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेवलपमेंट रिलेवेंट है। तो यस, इट इज एन इंडिकेटर। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स गिनी कोएफिशिएंट इनइक्वालिटी रिलेटेड बताता है, तो दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, बट नॉट ग्रॉस नेशनल इंडेक्स, क्योंकि ये जीडीपी में कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ सिर्फ उसके बारे में बताता है। तो ये ग्रोथ से रिलेटेड है एंड डेवलप्ड कंट्रीज के लिए रिलेवेंट है। ठीक है, understood the logic? So 1, 2 and 3, B will be the right answer. And if you want to prepare for the JIB exam in a proper manner, clear all the 4 components in one go, हमारा मास्टर कोर्स आप कंसिडर कर सकते हैं। चारों कंपोनेंट से रिलेटेड आपको शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसके थ्रू आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं ऑल द टॉपिक्स कॉम्प्रिहेंसिवली ऑफ ऑल दिस 4 कंपोनेंट्स। इफ यू नीड कि नहीं एक ही कंपोनेंट रिलेटेड भी मास्टर कोर्स हो तो बताना है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यू कैन जॉइन फ्रॉम देयर। शॉर्ट नोट्स ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड बिफोर द एग्जाम लाइव क्लासेस के थ्रू भी आपको पढ़ाया जा रहा है। ओके, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड JIB 75 is the code that you can use to avail 75% discount on this. And if you have any other queries, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या you can drop a mail at hello@edutab.co.in. All the best for your preparation. Thank you so much.